फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, हमारी क्या बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज हमें पढ़ाना है। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने कल कंप्लीट कर दिया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, आज से हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगी कि मतलब एक दिन एक 12th का और एक 11th का दोनों का लेक्चर देने का ट्राई करूंगी कि ताकि दोनों बच्चों को सही हो जाए। बट अभी देख लो, अभी धीरे धीरे देखते हैं। चलिए, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल का, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये सब क्या होता है सब मैंने बता दिया। ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसी में हमने सारा इंट्रो पढ़ा था। इसमें बेसिकली वो सब आपको आता है। अब हमें देखना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कितने क्या क्या होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, वो सब देखो। यहाँ से ये देखो, मैंने एक टेबल बना के लिखा हुआ, ये फेजेस, ये प्रोसेसेस होती हैं हमारे रिप्रोडक्शन में। ये सब प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्या चाहिए, गैमेट चाहिए। तो गैमेट का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देख रहे हो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल में एक गैमेट बनेगी, फीमेल में अलग गैमेट बनेगी। दोनों का गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है ये इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब अब दोनों मेल में बन गया, फीमेल में बन गया। अब एक ट्रांसफर होगी कि दोनों को मीट करना है, फाइनली फर्टिलाइजेशन करनी है। तो अब क्या होगा, ये ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, मतलब मेल गैमेट, स्पर्म। ह्यूमन पढ़ रहे हो, ह्यूमन में तो स्पर्म ही होता है ना, यहाँ पे मेल गैमेट भी लिख सकते हो, बट मैं ह्यूमन में लिख रहा है तो ये ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफर होता है किसमें, इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। हमारा क्या होता है, वो फीमेल, मेल में से फीमेल में स्पर्म ट्रांसफर होती है ना, तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन आ गई, फ्यूजर ये इसके बाद वहां पे जहाँ पे हमारा गैमेट का फर्टिलाइजेशन साइट है वहां तक तो आ गई। अब वो हमारा एम्पुलरी रीजन पे आ गया, या एम्पुलरी इस्थमस रीजन पे आ गई। अब वहां पे क्या होगी, अब उसको एम्पुलरी इस्थमस रीजन नहीं बोलते हैं, नॉर्मली एम्पुलरी रीजन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होगी, अब वहां पे पहुंच तो गया। अब वहां पे एक दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल। मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, पूरा का पूरा फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट का बनना, मोरुला, ब्लास्टुला, ये सब पूरा फेजेस होती है। सब फेज हमें पढ़ना है, ये एक इंट्रोडक्शन है हमारा। अब उसके बाद इम्प्लांटेशन। अब क्या फाइनली है, जो गैमेट बन गई तो उसको वहां से ओवरी से ट्रांसफर होकर कहाँ आती है, हमारी यूट्रस में। यूट्रस वाली यूट्रियन वाल में जाके चिपकेगा ना बच्चा, मतलब नॉट बच्चा, वो अभी बच्चा नहीं है, जाइगोट। यूट्रेरियन वाल में जाके चिपकेगा तो उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब वो जाइगोट पोर्शन आता है, वो तो वहां तक आते आते हमारे यूटेरियन वाल तक आते आते तो क्या ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म आते हैं ना, कि पूरा फेज आता है मोरुला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला तो पूरा फॉर्मेशन हो गया, मोरुला, ब्लास्टुला, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट तक बन के आता है। तो ये पूरा अब ब्लास्टोसिस्ट वाला जो फॉर्म होता है वही हमारे वॉल में, यूटेरियन वॉल में क्या होता है, फीमेल के यूटेरियन वॉल में वही जाके इम्बेड होता है, चिपकता है, ठीक है, अंदर। अब उस पर वो चिपक रहा है, उसका फॉर्मेशन होते जा रहा है। अब है गैस्टेशन। गैस्टेशन का मतलब अब वही जो वहां पे आके ब्लास्टोसिस्ट आपका चिपक गया, अब उसके अंदर डेवलपमेंट होती जाएगी बहुत सारा, जैसे जैसे मंथ हो जाएगा वैसे वैसे उसकी सारी फेजेस वाली डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब लास्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब 9 मंथ के बाद फुल्ली मेच्योर बेबी हो जाएगी तो वो मैसेज सिग्नल भेजता है मदर को कि हाँ अब मेरा टाइम आ गया है बाहर निकलने का, मुझे बाहर निकालो। तो फिर उसके बाद डिलीवरी होती है। ये सारे फेजेस हमें एक एक करके पढ़ना है। ये ऐसे मतलब ये इंट्रोडक्शन था। अब हमें पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड लास्टली पार्चुरेशन। सारा के सारा फेजेस हमें पढ़ना है। उससे पहले ये एक हेडलाइन के तौर पे, इंट्रोडक्शन के तौर पे ये लिख लीजिए। चलिए नोट कर लो। चलो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पेज नंबर हमारा है 42, ठीक है। चलो देखो लिखा, एज यू आर अवेयर, जैसे कि आप जानते हो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जैसे कि हमें पता है पहले से कि ह्यूमन बींग्स क्या होती है, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है, और उसके बाद विविपेरस होता है। ओवी वीवी ये सब क्या होता है, सब मैंने पहले बता रखा है। सो अगर आपको ओवीपेरस विविपेरस अगर नहीं पता है तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाले में जाके देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर करके रखा है मैंने, ठीक है। चलो, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड। अब देखो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूड होते हैं, वही बेसिकली वही इवेंट है। ये जो प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज है, ऐसा थोड़ी ना कि सीधे के सीधे बच्चा बन गया, सीधे डिलीवरी तो नहीं होती, बहुत सारी फेजेस आती है, तो वही सारी फेजेस है ये। तो वही देखो क्या लिखा हुआ है,
उसमें होती है, सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। दिस समझ रहे हो? हाँ। उसके बाद है, जैसे कि एग्जाम्पल में भी दिखा है, स्पर्म इन मेल, मेल में स्पर्म होता है, एंड ओवम इन फीमेल, और फीमेल में क्या होती है, ओवम। हो गए, उस दोनों का फॉर्मेशन होएगा। अब उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब ये जब स्पर्म मेल में और ओवम फीमेल में बन गए, उसके बाद क्या होता है, मेल का जो स्पर्म है उसका ट्रांसफर होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। समझ गए? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, समझ गए? उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हो गई, उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब वो उस पोजीशन पे पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन साइट तक तो पहुंच गया। अब उसके बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का फ्यूजन होता है बेसिकली। अब वो लीडिंग करता है फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब वो क्या बना देता है, दोनों का फ्यूजन से हमारे एक गैमेट बनती है। और उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। अब उसके बाद बोल रहा है जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद उसके बाद क्या होगा, उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, आगे उसका ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ होने के बाद वो क्या होगा, यूटेरियन वॉल में, यूटेराइन वॉल जो होती है फीमेल में, उसमें जाके वो चिपक जाएगा। तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, ये जो कौन चिपकता है, ब्लास्टोसिस्ट, यही वाला देखो, जो हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांट होना। किसी चीज के ऊपर चिपकने का मतलब इम्प्लांट होना, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन हो गया तो उसके बाद अब फर्दर उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगी, तो फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम बोलते हैं गैस्टेशन, ठीक है? ये गैस्टेशन सब में अलग अलग होता है, मेल ह्यूमन बींग में अलग होगा, एलिफेंट में अलग होगा, मैमल्स में डिफर करता है उसके, वो डिफर करता है उसके। बेसिकली क्या होता है ना कि 9 मंथ, हमारे में 9 मंथ होता है, और ये सबसे ज्यादा शायद वेल में होती है। हाँ, वेल होती है ना, उनसे सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद है लास्ट है, जब वो पूरा का पूरा फुल्ली मैच्योर बेबी हो गई तो उसका डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का डिलीवरी होगा, तो उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन हो गई। और उसके बाद यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। आपको पता है ये सब सारे के सारे जितने हमने अभी फेजेस पढ़े ऊपर, वो सारे फेजेस कब होते हैं, प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी का मतलब एडोलेसेंस में आती है, उसके बाद ही आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हो। जैसे ह्यूमन मेल या फीमेल जब प्यूबर्टी के बाद ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, उससे पहले वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते। उसके बाद हो गया दे आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। बोला जा रहा है कि कुछ रिमार्केबल डिफरेंस है, मतलब मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू, जैसे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है तो दोनों में सेम ही सेम होगी, उस दोनों में डिफरेंस भी होता है। जैसे कि सबसे पहले पता है आपको कि मेल है जो पूरी जिंदगी स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है, लेकिन फीमेल ऐसा नहीं है। फीमेल का जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे उसका रिप्रोडक्टिव का कैरेक्टर खत्म होता जाता है। तो वही दिया हुआ एग्जाम्पल में एक फिक्स एज तक ही, जैसे हम लोग में मेनोपॉज होता है ना कि मेंस्ट्रुएशन का रुकना, तो वो इंडिकेशन है कि उसके बाद वो फर्टिलाइज नहीं कर सकती, उसके बाद ओवम बनना उसके बॉडी में नहीं हो पाएगा। इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, लिखा हुआ है वही कि स्पर्म फॉर्मेशन है जो बूढ़े लोग में भी होता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन विमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। बोला जा रहा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन अगर बूढ़े हो गए उसके बाद भी मेल में होता जाएगा, लेकिन फीमेल में क्या होता है 50 साल के ऊपर जाएगी, 50 साल के नॉट ऊपर, उसके लगभग ही जाते हैं तो ओवम का फॉर्मेशन क्या होता है, रुक जाता है। सीज का मतलब बंद हो गया। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब इसके बाद हमें पूरा कंप्लीट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीटली इसमें पढ़ना है, वो इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इससे हम स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ तक समझ आ गया। यही जो आपका ओवरव्यू ऊपर वाला था उसी को मैंने ये बता दिया कि सारे फेजेस है। सबसे पहले हम फेज पढ़ेंगे तो मतलब हमें पढ़ना है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से पहले, गैमेट फॉर्मेशन से पहले पता तो चलना चाहिए कि कहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो वही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ पे आगे का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगी। तो वो पढ़ना है, पूरा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। चलिए नोट कर लो, ये एनसीईआरटी भी बता दिया मैंने साथ साथ। चलिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, चलिए अब देखो क्या है हमारी टेस्टिस। अब हम पूरा टेस्टिस के बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है? देखो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस का लोकेशन देखना कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका पहले देखो क्या। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको
टेस्टिस और ओवरी, जो हार्मोन्स बताया था उसमें बताया था कि मैंने कि टेस्टिस होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, जो मेल में, और फीमेल में जो होती है ओवरी वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं, हाँ, उसका भी एक रीजन होगा ना किसी भी चीज को होने का, हाँ, तो वो इसलिए होता है ना कि वो उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उतना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसको बॉडी टेस्टिस को ना उससे कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उस टेम्परेचर उतना वो हैंडल नहीं कर पाता। तो इसी की वजह से उसका ये मेंटेन करने के लिए, बेसिकली उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, नहीं तो उसका टेस्टिस के अंदर ना आपको फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और मतलब हमारा जो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन हमारा वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है। तो ये होता है 2 या 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होती है, ठीक है, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होते हैं ना उससे कम होता है। और ये प्रेजेंट होता है एक सैक में, उस सैक को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है, वो स्क्रोटम बोलते हैं। ये क्यों होता है प्रेजेंट, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर इन द टेस्टिस में ये स्क्रोटम है जो मेंटेन करने के लिए टेस्टिस का, और वो हेल्प करता है, विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करता है। बोला ना कि स्पर्म के फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हमारा स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और वो नॉर्मल बॉडी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से या 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम मतलब टेम्परेचर होना चाहिए। समझ गए, चलिए नोट कर लो, फिर एनसीईआरटी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, देखो ये पढ़ लो, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, विद इन द पाउच, एक पाउच में, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। देखो ये वाली मैं फिगर ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, मैं दिखा रही हूँ, ये वाला देखो, ये वाली जो प्रोसेस है ये है, ये हमारी दिख रही है आपको, हाँ ये दिख रही है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ये देखो ये टेस्टिस, ये स्क्रोटम हो गई हमारी, और ये टेस्टिस है, ठीक है। तो वही है, स्क्रोटम के अंदर रहता है। दिस स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग, स्क्रोटम क्या करता है बेसिकली, वो हमारे हेल्प करता है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस का जो टेम्परेचर लो है उसको मेंटेन करने में हेल्प कराता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल उसका लो करता है टेम्परेचर का, नेसेसरी, जो हमारे मतलब बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसेंशियल है। समझ गए, चलिए समझ गए। चलो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेशन, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ये कौन सा रीजन में प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है, दोनों, ये मेल और फीमेल दोनों पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन लिखवा दिया है मैंने, क्योंकि अगर मान लो कि बस मेल पूछा जाए तो रीजन आपको बताना चाहिए बेसिकली, ठीक है। कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, सो देखना है। इट इंक्लूड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो टेस्टिस है हमारी, वो पढ़ने हैं हमें, जो एक पेयर में होता है। टेस्टिस कितने पेयर में होते हैं, 1 पेयर में होती है, ठीक है। स्क्रोटल सैक में होता है 2, तो वो होता है 1 पेयर में। और उसमें पढ़ना है जेनाइटल डक्ट पढ़नी है हमें, एसेसरी ग्लैंड, मतलब इसके अलावा जो ग्लैंड हेल्प करती है इसके लुब्रिकेशन वगैरह में, आगे का फंक्शन में, तो वो ग्लैंड कौन कौन सी है एसेसरी ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो इलेथ्रल, और या फिर उसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो पेनिस, समझ गए, चलिए नोट कर लो। चलो समझ गए, चलो एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं साथ में। चलो देखो क्या लिखा हुआ, The male reproductive system. Male reproductive system is located in the pelvis region. It include a pair of testes. मतलब एक पेयर टेस्टिस का होता है, समझ गए। Along with accessory duct. इसमें कुछ accessory ducts होते हैं जो आगे सब हमें पढ़ना है। ग्लैंड्स होते हैं, accessory gland वाली, ये वाली जो जितने भी ग्लैंड्स है वो वाली, और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो पेनिस, समझ गए। चलिए अब उसके बाद हमें बेसिकली पूरा डिटेल में पढ़ना है। नोट कर लो, ये कर लिया, चलिए बढ़िया, चलो ठीक है। चलिए सो अब देखो क्या है हमारी टेस्टिस। अब हम पूरा टेस्टिस के बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। देखो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस का लोकेशन देखना है कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका पहले देखो क्या है। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको टेस्टिस और ओवरी, जो हार्मोन्स बताया था उसमें बताया था कि मैंने कि टेस्टिस होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, जो मेल में, और फीमेल में जो होती है ओवरी वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं, हाँ,
उसका भी एक रीज़न होगा ना किसी भी चीज़ को होने का। हाँ, तो वो इसलिए होता है ना कि वो उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उतना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसको बॉडी टेस्टिस को ना उससे कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उस टेम्परेचर उतना वो हैंडल नहीं कर पाता। तो इसी की वजह से उसका ये मेंटेन करने के लिए, बेसिकली उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, नहीं तो उसका टेस्टिस के अंदर ना आपको फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और मतलब हमारा जो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन हमारा वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है। तो वही होता है 2 या 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होती है। ठीक है, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होती है ना, उससे कम होता है। और ये प्रेजेंट होता है एक सैक में, उस सैक को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, वो स्क्रोटम बोलते हैं। ये क्यों होता है प्रेजेंट? इट हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर इन द टेस्टिस में ये स्क्रोटम है जो मेंटेन करने के लिए टेस्टिस का, और वो हेल्प करता है। विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करता है। बोला ना कि स्पर्म के फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हमारा स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और वो नॉर्मल बॉडी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से या 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम मतलब टेम्परेचर होना चाहिए। समझ गए? चलिए नोट कर लो, फिर एनसीईआरटी देख लेते हैं। नोट कर लीजिए। चलो हो गया, देखो ये पढ़ लो। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं। विद इन द पाउच, एक पाउच में, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, देखो ये वाली मैं फिगर ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, मैं दिखा रही हूँ। ये वाला देखो, ये वाली जो प्रोसेस है, ये है, ये हमारी दिख रही है आपको? हाँ, ये दिख रही है, ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर ये देखो, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम हो गई हमारी, और ये टेस्टिस है। ठीक है, तो वही है, स्क्रोटम के अंदर रहता है। दिस स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग, स्क्रोटम क्या करता है बेसिकली? वो हमारे हेल्प करता है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का जो टेम्परेचर लो है उसको मेंटेन करने में हेल्प कराता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल उसका लो करता है टेम्परेचर का, नेसेसरी, जो हमारे मतलब बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसेंशियल है। समझ गए? चलिए समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखो टेस्टिस पढ़ना है हमें। चलो ठीक है, देखो टेस्टिस क्या होता है? इसका शेप टेस्टिस का शेप ओवल शेप का होता है, अंडाकार का। और उसके बाद मेजरमेंट इसकी होती है बेसिकली 4 से 5, इसका लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर का, और वेड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इट इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, वो एक डेंस कवरिंग टिश्यूज की, वो बहुत सारा, उसके ऊपर ना बहुत सारे लेयर, एक्सक्यूज मी, उसके ऊपर ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे कवर्ड होएगी ना, तो उसके ऊपर एक लेयर का नहीं, बहुत सारे लेयर का वो कवरिंग का बना हुआ होता है। ठीक है, अब ईच टेस्टिस इज अबाउट, अब वो देखो उस टेस्टिस के अंदर चैम्बर है, वो पूरा तो पूरा टेस्टिस होगा, टेस्टिस के अंदर हमारी चैम्बर होती है, जिसमें से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी चैम्बर होती है, तो जैसे जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पूरा का पूरा 2 टेस्टिस होती है, मतलब 1 पेयर, तो एक टेस्टिस, यहाँ पे ईच टेस्टिस लिखा हुआ है, ये वाले ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये क्योंकि 250 आपको कंपार्टमेंट पूछ देगा, तो ईच टेस्टिस है, मतलब एक का दोनों साइड दिया हुआ। तो प्रत्येक टेस्टिस में क्या होगा? 250 कंपार्टमेंट का एक घर जैसा बना हुआ रहता है, तो उस घर क्या बोलते हैं? वो पूरा घर उसको बोलते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलती है, जिसके अंदर, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या बोलते हैं? एक है, मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गई, तो उसके अंदर 1 से 3 क्या कहते हैं? फिर चैम्बर जैसा बना होता है, उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो वो लिखवा रही हूँ मैं, यहाँ तक ये समझाने के लिए बोला था। चलो नोट कर लो। चलिए चलो, सो आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारा यह तो हो गया था। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल शेप का होता है, विथ द लेंथ ऑफ द इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, एंड द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, एक मोटे से कवरिंग का होता है। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, प्रत्येक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको पूरा डिस्क्राइब करके अंदर से दिया हुआ दिख रहा है आपको, देखो ये
ये वाली, ये पूरा एक टेस्टिस को काट दिया है, तो उसके अंदर जो आपको चैम्बर दिख रहा है वो उसी चैम्बर के अंदर की बात हो रही है। उसके अंदर हमें बहुत सारे सेमिनिफेरस टिश्यूज, तो उतना पूरा डिटेल उतना आता नहीं आपको, पूरा टेस्टिस का डिस्क्राइब करके नहीं देगा कि ट्रांसवर्स सेक्शन टेस्टिस का, उसका पूछेगा कि इसमें आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बताओ, टेस्टिकुलर या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताओ, इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। हम लोग बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और एनसीईआरटी में से थोड़ा बहुत जो कंपलसरी है, जो जरूरी है, उसको मैं लेके चलूंगी, लेकिन उतना ज़्यादा हार्श डायग्राम वगैरह को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देना, ठीक है। मतलब ज़्यादा वैल्यू का मतलब बोल रही हूँ मैं इन केस की उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग हम अगर डायग्राम बनाने बैठ जाए तो फिर आपका क्या ही हो जाएगा, टाइम ही बस वेस्ट होगा और उसके सिवा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो वही जो लाइन मैंने बोला है वही लाइन है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है इच टेस्टिस कंटेन करता है हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है, वो दो तरीके का सेल कंटेन करता है। एक तो आप जर्म सेल वाला कंटेन करता है जिसमें जो फाइनली जाके हमारा स्पर्म बनाएगा, और दूसरा क्या कहते हैं, सटोली सेल कंटेन करता है, ठीक है। जर्म सेल, मेल जर्म सेल, मेल का ही पार्ट है तो मेल जर्म सेल, वो जो स्पर्म फॉर्मेशन कराता है। स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है, मियोटिक डिवीजन से, मियोटिक में मतलब ब्रेक डाउन होता है, एक सेल से दूसरा से वैसे 4, तो वैसे ब्रेक डाउन होकर पूरा का पूरा ये सेल बनाता है, तो वो फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करा रहा है। और सटोली सेल जो स्पर्म बन गया, तो स्पर्म बना दिया एक सेल, तो दूसरा उसको बनाने का बस बनाने का ही काम थोड़ी ना होता है, उसको पालना भी तो है, तो उसको पालने का काम, जैसे कि अब ये मम्मी का जैसा काम करेगा, ठीक है। कि जैसे मम्मी होती है ना कि नरिश करती है, खाना खिलाना, उसके बाद पालना, खाना खिलाना पिलाना, फिर सुलाना वगैरह सब पूरा प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन क्या हेल्प कराता है, ये पूरा प्रोवाइड करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसीलिए इसको दूसरा नाम इसको नर्सिंग सेल भी बोलते हैं। नर्स का मतलब होता है टेकिंग केयर, केयर करने का काम करता है, तो उसको नर्सिंग सेल, तो उसको सटोली सेल नर्सिंग सेल का काम करता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है। चलो सो देखो इच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन बाय लाइन ऑन इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। बोला जा रहा है कि प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो 1 से 3 है, एक मतलब 250 हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, जिसके अंदर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, वो लाइन होता है, 2 तरीके का सेल पाया जाता है, मतलब प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरीके का सेल पाया जाता है। पहला सेल होता है वो उसको जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरा है सटोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल क्या कराता है, वो मियोसिस से अंदर वो मियोटिक डिवीजन के अंदर जाता है, जो वही है पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मियोटिक डिवीजन के अंदर जाता है, मियोटिक डिवीजन से पूरा क्या बनाता है, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। फिर बाद में दूसरा सटोली सेल क्या है, वो सटोली सेल हमारी क्या कराती है, लिखो सटोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल जो बन गई मेल जर्म सेल स्पर्म, उसका पूरा न्यूट्रिशन का कारभार कौन उठाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है हमारी सटोली सेल। तो इसीलिए हम सटोली सेल को क्या बोलते हैं, नर्सिंग सेल। समझ गए, चलिए समझ आ गया। मैं एक एक थोड़ा थोड़ा लिखवा बना रही हूँ, वैसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी मैं एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ा रही हूँ, ताकि आप देख लो कि हाँ देखो एनसीईआरटी में इसके अलावा और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बस एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा भी पढ़ा देती हूँ, लेकिन जो ज़रूरत हो, बेमतलब का पढ़ाने से फालतू के पास आपका नोट बढ़ेगा, आप लर्न भी नहीं कर पाओगे। बस नोटबुक भर लेना ही सब कुछ नहीं होता, नोटबुक भरने के लिए तो भर लो पूरा, लेकिन उसको याद भी तो करना है। मेन मुद्दा होता है आपको नोटबुक नहीं भरना, मेन होता है आपको याद करना, आपके दिमाग को में फिल करना, है ना। चलिए चलो ठीक है, देखो अब यह टेस्ट का पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है ये देखो स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, यूएल स्पेस। देखो ये पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, इसके बाहर वाली जो स्पेस होती है ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये भी पूरा ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का उसका पार्ट है, और ये बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बीच में ये दो के बीच में जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस दिया हुआ है, इसके भी अंदर में ये इंटरस्टिशियल स्पेस हुआ, उसके अंदर में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, ठीक है। वही है, आप देखो इसके भी अंदर क्या है, एक तो आपको सटोली सेल मैंने दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाया है, ये सटोली सेल है, और ये दूसरा आपका क्या है, पूरा का पूरा ये सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया है, जिससे आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होएगा, ठीक है। 1 मिनट की वायर लूज होगी। हाँ, ये क्या होता है कि ये जितने भी ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये वाली जो दिख रही है बाहर, इससे क्या होगी, स्पर्म आगे जाके फॉर्मेशन होती है, तो इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। चलिए मार्कर का रखा गया।
स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो देख रहे हैं आपको, ये सब स्पर्मेटोजोआ है, जो फुल्ली मैच्योर स्पर्मेटोजोआ इसके बाहर निकल जाएगा। तब इसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगी, स्पर्म टेल लाइक स्ट्रक्चर और स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारे में ऐसे सेम होगा, मैंने सारा ड्रॉ नहीं किया है, बस एक ही समझ लो, इस वाले को इस वाले से ही सारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका ये, अब ये देखो इंटरस्टिशियल सेल का देखते हैं। ये कंटेन क्या करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो कंटेन करती है इंटरस्टिशियल सेल। अब कुछ ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी तो जरूरी है, तो कुछ ब्लड वेसल्स कंटेन करती थी। ये वाली जो दिख रही है आपको तीनों, तो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है और ये इंटरस्टिशियल सेल है। और फिर ये इंटरस्टिशियल सेल है तो क्यों है, क्यों, क्या काम है इसका। इस इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम लेडिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल बोल दो या लेडिक सेल बोल दो, दोनों सेम ही। वो ये सिक्रीट करता है, ये सिंथेसिस भी, यहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है, सिंथेसिस भी होती है और सिक्रीशन भी सेम। यही से क्या होता है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का जो एक होता है ना टेस्टिकुलर हार्मोन, वो एंड्रोजन का सिंथेसिस कराता है। समझिए, चलिए ये समझ, यही पूरा का पूरा मेन फंक्शन हमारा यही था कि एंड्रोजन का। अब इसके बाद पूरा टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ तक स्पर्मेटोजोनिया हो गई। अब देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि हमने पढ़ा कि एक हमारे पास टेस्टिस है। ठीक है, पूरा मैं अब पूरा ये पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं पूरा इसको आपको एक साथ बैठ के बता दूंगी, कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, नोट कर लेना। लेडिक सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट, यहाँ से देखो, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर, कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, और उसको वो कंटेन करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। वो कंटेन क्या करता है, उसमें होती है इंटरस्टिशियल सेल और उसी को लेडिक सेल बोलते हैं। लेडिक सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, यही लेडिक सेल है जो हमारा सिंथेसिस भी करता है, सिक्रीट करता है एंड्रोजन, थी एक मतलब हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन, उसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, चलो, और इसमें है एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल प्रेजेंट, मतलब कुछ आईजी वाला सेल भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो बेसिकली यहाँ तक समझ आ गया, नोट कर लो पहले इसको। ठीक है, चलो बात हो गया। अब एक नॉर्मल सी बात देखते हैं, क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करो। हमारे पास क्या थी, एक मतलब नॉर्मल मेल हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सारा पार्ट पढ़ लिया। आज हम टेस्टिस के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। बेसिकली देखो क्या है, टेस्टिस का हो गया कि अभी इस टेस्टिस को मैं पूरा ओवर कर रही हूँ। एक स्क्रोटल सैक होती है, 2 स्क्रोटल सैक होती है हमारी ना पूरा, उसके अंदर 2 टेस्टिस होती है। एक मतलब पर्सन में 2 टेस्टिस होता है, पेयर में टेस्टिस होता है, तो आपको पता ही। अब उस टेस्टिस के अंदर क्या होती है, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो 2 50 कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया, यहाँ तक समझ गया। अब उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 कंपार्टमेंट थी, उसमें से एक कंपार्टमेंट में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो आपकी 1 से 3 बन गई, उस 1 से 3 के अंदर क्या होता है कि हमारा बेसिकली 2 सेल होते हैं। एक तो जो आपका स्पर्म बनाएगा, ठीक है, अब एक स्पर्म बनाने के बाद उसको मैच्योर कराएगा, वो वाली सेल होती है। एक स्पर्म फॉर्मेशन सेल जिसको जर्म सेल बोलते हैं, और दूसरा होता है सटोली सेल जो आपको नरिशिंग सेल कराती है, कि जब बन गई तो उसको आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता है, जब तक वो बाहर निकल के फर्टिलाइजेशन तक चला नहीं जाता है, तब तक का पूरा फंक्शन प्रोवाइड कराने का, खाने पीना, खाने का, रहने का खर्चा सब कौन कराएगा, सटोली सेल कराएगी। 2 समझ गए। अब वो देखो, अब वो यहाँ तक होंगे, यही थी कि अब उसमें स्पर्म बनाना, डायरेक्ट तो स्पर्म नहीं बन जाएगी, स्पर्म का भी कोई रूट होगा, एक्सक्यूज मी, स्पर्म का भी तो कोई रूट होगा, तो वो जो सबसे प्राइमरी होता है पोर्शन, इसमें ये बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया मैं आगे लिखवा दूंगी, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ से फिर फाइनली हमारा स्पर्म बनता है। समझ रहे हो, एक फेज नहीं है, बहुत सारे फेज से गुजर के जाता है, सीधे तो स्पर्म बन नहीं जाता। जैसे ओवम के बहुत सारे फेज बनती है, लास्ट में ओवम बनता है, फॉलिक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फॉलिकल, उसके अंदर धीरे धीरे फॉर्मेशन होता रहता है। तो वैसा ही है, स्पर्म सीधे स्पर्म नहीं बन जाता, उसका बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया जो देख रहे हो, ये वाली ये सेल है, उसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इससे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। ये सारा मैंने फेज इसमें लिखवाया नहीं है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्मेटोजोआ और मेच्योर होएगा और वो स्पर्म बनाएगा हमारा। समझ गया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड बनाता है, स्पर्मेटिड से फिर हमारा पूरा स्पर्म बनता है। समझ गया, चलिए
तो वही है। और फिर ये सब बनाने के लिए क्या होता है, ये तो बना दिया, अब उसके बाद आगे जब तक ये फर्टिलाइजेशन में नहीं जाता है तब तक तो रहता उसी में है ना। तो उसको रहने के लिए कौन, ये सब बन रहा है, उसको मेच्योर होने में हेल्प कौन करा रहा है, सेटोली सेल। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है कि ये बनने में उसकी एनर्जी खत्म हो रही होगी, न्यूट्रिशन खत्म हो रही होगी, तो सारा प्रोवाइड कौन करा रहा है, हमारा सेटोली सेल। समझ गए। और यही है। अब उसके बाद ये तो आपका इसके अंदर हो रहा था, लेकिन उसके बाहर से इस सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बाहर एक कंपार्टमेंट होती है, दो सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बीच में तो स्पेस होगी ना, तो उसी स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारा क्या होता है, सेल पाई जाती है, ये उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल। और वो लेडिक सेल बेसिकली क्या करता है, हमारा एंड्रोजन के प्रोडक्शन में और सिक्रीशन में हेल्प करता है। यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, मैंने ओरली पूरा अच्छे से बता भी दिया, फ्लो भी बता दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो समझ गए, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए चलो ठीक है। अब देखो इस दोनों का अलग अलग लिख दिया है मैंने, वो इतना तो लिख ही दिया था, बाकी इसका कंट्रोलेबल क्या है वो भी लिख दिया है। देखो ये है सेटोली सेल का काम क्या है, उसको और दूसरा क्या करते हैं हम, नर्सिंग सेल बोलते हैं, ये भी बता दिया था मैंने। इसका क्या हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, जो फर्दर डेवलपमेंट स्पर्म की हुई है उसमें हेल्प करेगी। और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है ये, ठीक है, कि आगे जाके जो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनती है वो बैरियर को भी यही करता है, ये क्या बोलते हैं, सेटोली सेल ही बनाता है, ठीक है। चलो अब इंटरस्टिशियल सेल है जो उसको हम लेडिक सेल बोलते हैं, ये बता दिया था मैंने। ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, आप लिख सकते हो एंड्रोजन के नीचे टेस्टोस्टेरोन भी लिख दो, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और ये रेगुलेट क्या करती है, हमारी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होती हैं उसको रेगुलेट करती है। मस्कुलर, जिसमें क्या होता है, मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो बनते हैं, सिक्स पैक्स वगैरह, हाँ वो बच्चे में नहीं बन सकते ना, मतलब बच्चों में बनेगी तो ज़्यादा, मतलब वो क्या होते हैं उतना डेवलप नहीं हो पाता, वो सब एक एज पे ही होता है, प्यूबर्टी के बाद वॉइस में चेंजेस आती है, लो पिच वॉइस हो जाती है, मतलब भारी आवाज़। उसके बाद हेयर ऑन फेस, फेस पे हेयर, ये फेस लिखना चाह रही थी मैं, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, ये सब का भी फॉर्मेशन करता है। फेशियल हेयर प्यूबिक हेयर का ग्रोथ कराता है, दाढ़ी मूंछ हो जाएंगी, आर्मपिट में हेयर, प्यूबिक रीजन में हेयर, ये सारा का फॉर्मेशन कराता है, बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ का काम कराता है, ठीक है। सो हो गई हमारी टेस्ट इज कंप्लीट। अब उसके बाद ये जो स्पर्म बन गया, स्पर्म बना को ले जाने के लिए उसका पैसेज, मतलब बेसिकली कैसे कैसे उसका पास भी ले जाते हैं, कैसे फ्लो कैसे होती है उसका, वो भी देखना है आगे। चलो नोट कर लीजिए इसको। चलो ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का जो इसमें अभी हमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, मतलब इसका पैसेज पढ़ना है, पाथवे की कैसे कैसे हमारे स्पर्म ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं इसका कि कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड है, वो सब पढ़ना है। तो उसमें थोड़ा सा लगेगा 10-20 मिनट, तो इसीलिए क्योंकि अच्छे से पढ़ना है ना, तो टाइम मतलब इसीलिए छोड़ देते हैं, इसका अगले नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे रहने दो, नहीं तो लेक्चर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ तक नोट कर लिया था, आज के लिए इतना नहीं। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए थैंक यू। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। आप वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए हर जगह, अपने फ्रेंड्स सर्कल में सारे को, सबको, क्योंकि सबको बेनिफिट होनी चाहिए ना। चलिए ठीक है। उसके बाद हमारा बस इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कल। इसी को कंप्लीट करने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, और थोड़ा सा अच्छे से, एनसीईआरटी भी साथ साथ चल रही है ना, नो लाइक वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में पढ़ रही हूँ, इसी की वजह से थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। चलो ओके बाय।